Hello students, welcome to the Dabhan Learners channel. So this is the part 4 of the microeconomics class 11 chapter 1 introduction. We have studied types of economics. Economics दो types की होती है, positive and normative economics, और हमने उसकी branches भी पढ़ ली थी, that is microeconomics और macroeconomics. Now we will discuss central problems of an economy. Central problems of an economy, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों कहा है, इकोनॉमी की क्या होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी की मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं और इसकी तरह बाकी प्रॉब्लम्स भी इसके आसपास से रिवॉल्व करती है. मीनिंग कि ये जो इकोनॉमी में ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है ये हर इकोनॉमी में होती है और बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है जो हर इकोनॉमी में होती ही है. दैट्स वाई इट इज़ रिटन कि सेंट्रल प्रॉब्लम है, हर जगह होती है सेंट्रली. टू डू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट. तो इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हर सोसाइटी को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करना पड़ता है. रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं. एवरी सोसाइटी हैज़ टू एलोकेट द स्कैर्स रिसोर्सेज, और हर सोसाइटी को स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है. मैंने एलोकेशन आपको पार्ट 1 और 2 में भी समझाया था कि हम कैसे एलोकेशन करते हैं. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ. Allocation of resources refers to problem of assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled. ये कह रहा है वो कि allocation of resources ये प्रॉब्लम होती है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि स्कैर्स रिसोर्सेज को असाइन करते हैं इन सच अ वे, इस मैनर में, इस वे में कि जिसकी वजह से मैक्सिमम वांट्स, सोसाइटी की मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो जाती है. ओके, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज स्टडी अंडर 3 हेड्स. हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमारी प्रॉब्लम है एलोकेट करने की ताकि मैक्सिमम वांट्स जो सोसाइटी की वो फुलफिल हो जाए, इसको हम 3 हेड में पढ़ते हैं. फर्स्ट हेड इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हेड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड हेड फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या बनाना चाहिए. ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बना देंगे. इकोनॉमी, पीपल जो डिमांड करते हैं वो ही हमें बनाना है और वैसा ही बनाना है. व्हाट टू प्रोड्यूस में अब हम पढ़ेंगे दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी. वो ये कह रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में होता क्या है. व्हाट टू प्रोड्यूस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन करते हैं कि हमें बनाना क्या है. उन गुड्स और सर्विसेज को चुनते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी को चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी डिमांड कर रही है, इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं. एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी, और क्वांटिटी भी डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमें बनानी है. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बाद वो बिकता ही नहीं है क्योंकि उसकी इतनी डिमांड नहीं होती. फिर वो प्राइस गिरता है. सेल में हम अपना माल क्लियर करते रहते हैं, स्टॉक क्लियर करते हैं, तो उसकी वजह से फिर प्राइस गिर जाता है. तो इसकी बजाय हम पहले ही क्वांटिटी डिटरमाइन कर ले कि हमें कितनी बनानी है उस सिलेक्टेड कमोडिटी की. तो इस व्हाट टू प्रोड्यूस में हम 2 प्रॉब्लम से डील करते हैं. एक तो क्या बनाएं, और बनाएं तो कितना बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स. सिविल गुड्स यानी कि आप कह सकते हो वॉर गुड्स का ओपोजिट, जिसमें आपके सारे कंज्यूमर गुड्स आ जाएं, जैसे कि ब्रेड, बटर. तो सिविल गुड्स आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ कंज्यूमर गुड की तरह ही होता है. और वॉर गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे? आपके ट्रक्स, इक्विपमेंट्स या जितनी भी डिफेंस की चीज़ें होती हैं वो सब वॉर गुड्स में आ जाएंगी. तो इसमें लिखा है कि शुगर का ज़्यादा प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब अपने तुम सिविल गुड, ब्रेड और बटर का प्रोडक्शन कम कर दो. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ओनली. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड. इस एग्जाम्पल के बेसिस पर ही ये जो हमें दे रखा है, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, हमें कौन सी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए. एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. कंज्यूमर गुड्स जो डेली यूज़ में आते हैं और कैपिटल गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी
और इक्विपमेंट। तो कौन सा गुड बनाना है ये डिसाइड करना किस में आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में। ये व्हाट टू प्रोड्यूस का पार्ट है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ हाउ मच टू प्रोड्यूस। देखेंगे, सॉरी गाइज देयर वाज वन मिस्टेक, यहाँ पे अब ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. It means it involves decision regarding the quantity to be produced. मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी डिमांड करती है हमसे वही गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, और उसमें भी हमें क्वांटिटी चेक करनी होती है। कई बार जिस गुड की ज़्यादा डिमांड नहीं होती वो हमारे पास बहुत हो जाते हैं और लोग इतनी डिमांड नहीं करते, तो उसका फिर प्राइस नीचे गिर जाता है। तो वही वो कह रहा है कि अगर एक बार गुड्स तुमने जो जो प्रोड्यूस करने वो तुम डिसाइड कर लो, उसके बाद इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना होता है कि क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में तुम उसे प्रोड्यूस करोगे, वरना बाद में फिर एक्स्ट्रा सामान हो जाता है। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो इसमें बस यही है कि क्वांटिटी डिटरमाइन करना और कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं वो डिसाइड करना। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। So this is how to produce. This problem refers to selection of technique to be used for production of goods or services. वो ये कह रहे हैं how to produce में ये प्रॉब्लम आती है कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता है टेक्निक जो कि यूज्ड होगी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एक गुड को बनाने में बहुत सारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती हैं, तो उनमें से हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो किस में डिसाइड होता है, हाउ टू प्रोड्यूस में। ये हाउ टू प्रोड्यूस का पार्ट है। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जिसे हम कहते हैं CIT। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है। सो इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक लिखा है। सो इन LIT मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज़ यूज्ड। ज़्यादा लेबर और कम कैपिटल यूज्ड होती है। कैपिटल मतलब तुम्हारी मशीनरी, इक्विपमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं वो कैपिटल में आ गई, और लेबर मतलब जो इंडिविजुअल स्टाफ हमारे पास वर्क करता है। तो मोर लेबर और लेस कैपिटल यूज्ड इन LIT, और इन CIT देयर इज़ मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज़ यूज्ड। द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज़ मेड विद द व्यू to achieve the objective of raising standard of living of people and to provide employment to everyone। हम टेक्निक का जो सिलेक्शन करते हैं वो एक ही पर्पस के लिए करते हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। आप इसे दोनों तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लोगे तो जनरली मशीन का काम, अगर मशीन फटाफट प्रोडक्शन करेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और फिर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब जब हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी तरफ अगर मैं LIT को लेके चलूँ तो LIT की वजह से क्या होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक तरीके से दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। चाहे CIT लोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, LIT लोगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया LIT इज़ प्रेफर्ड। इंडिया में LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही प्रेफर की जाती है, क्योंकि इंडिया में लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, इसलिए हम LIT यूज़ करते हैं। एंड इन कंट्रीज़ लाइक USA प्रेफर CIT ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड अबंडेंस ऑफ कैपिटल। और USA में CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमने सामान भी बना लिया, वो भी डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है वो भी डिसाइड कर लिया, किसके लिए बनाना है ये भी तो एक प्रॉब्लम है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच, और मोर रिच एंड लेस पुअर। तो वो ये कह रहा है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें कैटेगरी ऑफ पीपल को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किसके लिए सामान बना रहे हैं, हम किसके लिए गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं। तो उन पीपल को सिलेक्ट करना वो आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। तो हम ये तो आपको बात क्लियर है कि हम उन लोगों के लिए गुड्स बना रहे हैं जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, मतलब जो लोग
गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, हम उन लोगों के लिए गुड्स बना रहे हैं, पर वो लोग है कौन? क्या हम ज़्यादा गरीबों के लिए गुड्स बना रहे हैं, या कम अमीरों के लिए बना रहे हैं, या ज़्यादा अमीरों के लिए हम बना रहे हैं, कम गरीबों के लिए बना रहे हैं? तो फॉर मोर पुअर या लेस रिच या मोर रिच और लेस पुअर हम बना किसके रहे हैं? मतलब अगर आप कोई कंपनी भी खोलते हो तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना कि आप किसके लिए सामान बना रहे हो। लाइक आपने कॉस्मेटिक्स की दुकान खोली तो जनरली जेंट्स तो नहीं आएंगे, आपके टारगेट कस्टमर जेंट्स तो होंगे नहीं, आप सिर्फ लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए सामान बना रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे आप किसके लिए सामान बना रहे हो वो डिसाइड करना है, रिच पर्सनस के लिए या पुअर पर्सनस के लिए। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी। आपको भी पता है कि गुड्स उन लोगों के लिए बनते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। और पेइंग कैपेसिटी कैसे पता चलती है? पेइंग कैपेसिटी इनकम लेवल से पता चलती है। अगर आपका इनकम लेवल हाई है तो आपकी पेइंग कैपेसिटी भी हाई होगी। पेइंग कैपेसिटी को या परचेजिंग कैपेसिटी को, बात एक ही है। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी परचेजिंग या पेइंग कैपेसिटी भी होगी ज़्यादा, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी कैपेसिटी कम होगी। तो दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से ये प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो सबकी पेइंग कैपेसिटी इक्वल होगी, सब आराम से सामान खरीद सकते हैं और उतना ही खरीदेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से है। तो इसमें मोस्टली बस यही है ऑलमोस्ट। तो ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है और कितना बनाना है, कितनी क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, कैपिटल से बनाना है, लेबर से बनाना है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, रिच पीपल के लिए या पुअर पीपल के लिए। ओके, तो आई होप ये तीनों प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो वो ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल के बाद ही आएगा, तो मैं एग्जाम्पल पर ही चलता हूँ डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। आप एक बैंक में वर्क कर रहे हो एट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, और इसके अलावा आपको 2 मोर जॉब ऑफर्स आपको रिसीव हुए हैं। एक तो कंसल्टेंट की पोस्ट पर आपको वर्क करना है एट ₹40,000 पर मंथ, और एक मैनेजर की पोस्ट पर वर्क करना है एट 25,000 पर मंथ। तो आप 50,000 की बैंक वाली जॉब आप कर रहे हो और आपको 2 और जॉब ऑफर मिले, कंसल्टेंट के और मैनेजर के। In the above case, the opportunity cost of working in a bank is the cost of next best alternative foregone, that is 35,000। तो वो ये कह रहा है कि अगर जो आप बैंक में काम कर रहे हो ना, बैंक में जॉब कर रहे हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की कॉस्ट, मीनिंग 35,000। अब आप इसमें ये देखो, 50,000 की जॉब, 50,000 पर आप बैंक में काम कर रहे हो। अब उसके बाद और इसके अलावा आपको 2 और जॉब ऑफ़र मिले, तो 50,000 से कम वाला जॉब ऑफ़र कौन सा है? कंसल्टेंट वाला 40,000 पे। तो अगर आप एज अ रैशनल पर्सन, समझदार इंसान, 50,000 ही चूज़ करेगा क्योंकि उसे वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो जब आप 50,000 वाली बैंक वाली जॉब को चूज़ करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि आप बैंक में काम कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। देखो, ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? चॉइसेस। और 50,000 की जॉब से अगला बेस्ट चॉइस क्या थी? कंसल्टेंट की जॉब, क्योंकि वो आपको कितने दे रही थी? 40,000। तो 50,000 पे जो आप काम कर रहे हो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 40,000। वही वो कह रहा है कि इन द अबव केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ बैंक, आप जो बैंक की जॉब पे 50,000 पे काम कर रहे हो, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कंसल्टेंट की जॉब जो तुम्हें 40,000 दे रही थी, क्योंकि ये नेक्स्ट बेस्ट चॉइस है। अगर 50,000 वाला जॉब चला गया तो आप 40 पे जाओगे, 25 पे जाओगे? ऑब्वियसली 40 पे जाओगे। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्योंकि कंसल्टेंट की जॉब ही है, इसलिए। तो वो यही कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगली तुम्हारे पास जो बेस्ट चॉइस है ना, वो उसकी जो कॉस्ट होती है वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, फिर आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जांपल देखो,
suppose you have rupees 20,000 and you want to purchase one computer and a LED TV. आपके हाथ में 20,000 है और आपको एक कंप्यूटर ख़रीदना है और एक LED TV ख़रीदना है, पर सिर्फ 20,000 है आपके हाथ में, तो आप दोनों भी नहीं ख़रीद सकते. आप या तो कंप्यूटर ख़रीदोगे या LED TV ख़रीदोगे. तो अगर आप कंप्यूटर ख़रीदने की सोचते हो, डिसाइड करते हो कि आपको कंप्यूटर ख़रीदना है, तो कंप्यूटर ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? एलसीडी टीवी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ऑफ परचेजिंग कंप्यूटर ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी, सॉरी एलईडी टीवी की बात हो रही थी, तो कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी. ओके, सो आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे टू सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आपको सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट चॉइस ही आइडेंटिफाई करनी है जिसके पास एक रेगुलर पर्सन या रैशनल पर्सन जाएगा. कि अगर आप इस, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि इस जॉब पे वो 50,000 पे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट पे वो सिर्फ 40,000 पे ही जाएगा अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उसके पास. तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. बहुत ईजी है. आई विल प्रैक्टिस यू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड देन लास्ट हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है. That is the amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good. मीनिंग कि जो अदर गुड्स और सर्विसेज है उनकी अमाउंट, जो गुड्स और सर्विसेज हमें सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी अदर गुड. लाइक एक फार्मर के पास एक लैंड है, ओके, एक्स हेक्टेयर. मैंने एजम्पशन ले लिया कि ये एक्स हेक्टेयर का है. अब इस पे मैं या तो 30 kg वीट उगा सकता हूँ या 40 kg राइस. और एज अ रैशनल फार्मर या रैशनल पर्सन मैंने क्या किया, मैंने 40 kg राइस उगाने का ऑप्शन टिक कर लिया. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग राइस को मैंने चूज़ किया, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 30 kg ऑफ वीट. तो वो वही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस. तो इस केस में अभी मैंने क्या सेक्रीफाइस किया? 30 kg ऑफ वीट मैंने सेक्रीफाइस किया. क्यों सेक्रीफाइस किया? टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी अदर गुड, ताकि मैं 40 kg ऑफ राइस उगा सकूं, इसलिए मैंने 30 kg ऑफ वीट को सेक्रीफाइस कर दिया. तो वही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड. मतलब जो गुड्स और सर्विसेज हमने सैक्रिफाइस करे हैं उनकी ही अमाउंट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. जो गुड्स और सर्विसेज हमने सैक्रिफाइस किए हैं उसी की अमाउंट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर टू यू. मैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा एक बार वंस चैप्टर कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स अब तक, so do comment. If you liked my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.